नमस्कार। आप सुन रहे हैं मनमोहक हिंदी कहानी पहला प्यार। बहुत अंतर था गांव और शहर के जीवन में, परंतु गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस वर्ष मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तब बोले, बहुत मेधावी है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया। यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थीं, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा स्नेह भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे रूपेश ने उसी वर्ष 12वीं पास की थी। कहाँ गांव का 2 कमरों वाला कच्चा स्कूल जिसमें ना तो अध्यापक नियमित रूप से आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था ही थी, और कहाँ शहर का यह नामी स्कूल जिसमें यदि फीस ऊंची थी तो सुविधाएं भी पूरी थीं। नियमित रूप से पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में रूपेश ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। 2 बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी बस 2 साल का ही अंतर था, अतः वह मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे अपने मन की हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में रूपेश की विशेष रुचि नहीं थी, शायद उसे अपने पिता का जमाया व्यापार नजर आ रहा था, लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले रूपेश अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का विवाह भी उच्च शिक्षा दिलवाने के बाद ही किया था, लेकिन रूपेश को प्रोत्साहित करने के लिए जब कभी वे मेरी लगन व मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में रूपेश का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूँ लगता है जैसे यह जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। ग्रामीण जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं प्रयत्नरत था, पर यह सब इतना आसान भी ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद मैं इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अकारण ही अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक रूपेश स्कूल में था तब तक अन्य लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर रूपेश व उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा के एक परिचित की बेटी थी वृंदा, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वह मुझसे 2 वर्ष जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वह आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी यदाकदा मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों द्वारा मेरा मजाक उड़ाना कम भी हो गया। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो वृंदा से मुलाकात होती ही, पारिवारिक मैत्री होने के कारण अन्य अवसरों पर भी हो जाती। अन्य लड़कियों से बहुत अलग थी वो, कोमल और संवेदनशील। यूँ वो कम ही बोलती थी, पर नारी सुलभ गुण के चलते वो मेरी परेशानी और मन की बात सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वे स्नेहपूर्वक मेरा आवभगत करती। साल बीतते रहे और मैं स्कूल पार करके कॉलेज भी पहुँच गया। मुझे ज़िंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वृंदा अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने न जाने कब वो मेरे दिल में समा गई थी। यह मेरे जीवन की मधुरतम दिन थे और अज्ञानवश मैं यह मान बैठा था कि जीवन का यह अध्याय सदैव यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकती है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना प्रेरणा स्रोत बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे अन्य लड़कों से कहीं अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
पढ़ाई में मेहनत कर, मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले नगण्य था जो शहरी माहौल में पले बड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूलों में शिक्षा पाई थी। यदि इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बंधे बिना भी व्यक्त हो जाता है। वृंदा तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी। बाद में जो कुछ हुआ वह उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में प्रारब्ध का कितना हाथ है, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की, नियति अपना खेल दिखाती अवश्य है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, परंतु साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगाता और वृंदा से भी मिलाता। वृंदा की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और स्वीकार्य भी। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का पत्र मिला, जिसमें रूपेश के विवाह की सूचना थी। निमंत्रण पत्र भी साथ था। रूपेश का विवाह वृंदा से हो रहा था। लंबा चौड़ा आयोजन, जिसमें 5 दिन चलने वाले कार्यक्रमों की फहरिस्त थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा कैरियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके माता पिता से बात करता, पर क्या वृंदा भी यही चाहती थी? इसी प्रश्न का उत्तर पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर न जाकर सीधे वृंदा के घर गया था। घर में उसकी माँ अकेली थी और वृंदा मामी के साथ विवाह की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने स्वयं ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और वृंदा के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने वृंदा के पापा से कहा कि रूपेश उनकी बेटी से विवाह करने को इच्छुक है। वृंदा के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा व्यवसाय, और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। वृंदा की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार वृंदा से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन वृंदा के पिता उनमें से थे जो स्वयं को ही सबसे समझदार व्यक्ति समझते हैं। ऐसे लोग सलाह मशविरा नहीं करते, केवल फैसला सुनाते हैं जिसे मानना अनिवार्य होता है। और उनके अपने विचार से वृंदा के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। यह जानकर कि विवाह का प्रस्ताव स्वयं रूपेश की तरफ से आया है, मुझे बहुत अचंभा हुआ, चोट भी लगी। मामा मामी ना सही, रूपेश तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। जैसे मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था, वैसे ही वृंदा के बारे में भी हर बात मैंने उसे बताई थी। कभी वह मजाक में कहता कि तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग भी करता कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को वृंदा जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है। यह मेरी समझ के बाहर है। विवाह पर जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी न होने का बहाना बनाकर लौट आया। मामा मामी बहुत खुश थे और उनसे कोई गिला भी नहीं था मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहाँ पर वृंदा खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और रूपेश भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो विवाह का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से वृंदा की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी की इति हो चुकी है। लेकिन उपन्यासों के उपसंहार भी तो हुआ करते हैं ना। लगता है मेरी कथा का उपसंहार लिखना अभी शेष था। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति
हम पुरुषों से अधिक होती है। खैर, मुझ में नहीं थी और फलस्वरूप मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। रूपेश का बेटा हुआ और वह 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि रूपेश का बेटा राघव बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे रक्त का कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने वृंदा का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। वृंदा की खोई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहाँ जाकर उसे ढांढस बंधाने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना भर कर सकता था और वही कर रहा था। सबकी मिलीजुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे रक्त कैंसर की वह किस्म ALL निकली, जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका है, यद्यपि वह लंबा और कष्टप्रद है। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयाँ इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती हैं कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। फलस्वरूप मरीज को अनेक बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। एक कठिनाई यह भी थी कि राघव का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से न लेकर किसी स्वस्थ एवं युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। रूपेश का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन ब्लड इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही व्यक्ति से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फ़ौरन फ़ोन पर ही रूपेश से बात की और उसे आश्वस्त किया कि जितनी बार भी आवश्यक होगा मैं अपना ब्लड दूंगा। यूँ हम बारी बारी राघव को ब्लड देने लगे। रूपेश मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है, अतः उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। वृंदा भीतर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ रूपेश से ही होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो राघव की सेहत में काफ़ी सुधार था, हालांकि दवाइयाँ अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर आश्वस्त थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की ज़रूरत नहीं। सदैव की भांति वृंदा भीतर कमरे में राघव के पास थी। लौटते समय मैंने रूपेश को आश्वस्त किया कि कोई भी आवश्यकता पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। रूपेश ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में मदद की है। मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, वृंदा के लिए किया है। मेरे लिए आज भी वृंदा की खुशी सर्वोपरि है। अब तो मेरी कहानी का उपसंहार भी लिखा जा चुका है और मैंने किताब बंद कर दी है, निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा और ना ही भविष्य की सोचूंगा, बस केवल वर्तमान में ही जीऊंगा। मैंने वृंदा के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था, जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वे जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तान तो उनकी भी होती है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब यह कतई नहीं है कि उनकी निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक दैहिक आकर्षण होता है। विपरीत लिंगी में जगी हुई उत्सुकता मात्र मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने हाथ बढ़ाकर कभी वृंदा को छूने का प्रयत्न भी किया हो। सच तो यह है कि किशोर व
और यौवन की दहलीज पर खड़ा वह समय जब दुनिया और उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता। बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर वर्षा की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जल में हो जाए पृथ्वी, पर वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है अपरिपक्व उम्र का वो पहला प्यार। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।